तो चर्चा करते हैं CFC पर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के संगठनों से निर्मित हुआ है, यानी कंपाउंड से 3 तत्वों के योग से बना है। इसे मुख्य रूप से फ्रियोन भी कहा जाता है। जनरली एनर्जी के दृष्टिकोण से इसका निर्माण किया गया। एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इसके प्रयोग से एनर्जी ज़्यादा आउटपुट करेगी, ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। इसलिए एक प्रकार की मैजिकल फॉर्मेशन निर्मित किया गया CFC। डाइफ्लोरोमीथेन इसका सबसे उपयुक्त प्रतिनिधि है, जिसे R12 फ्रियोनटल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रशीतकों, प्रणोदकों, रॉकेट इत्यादि के ईंधन के रूप में किया जाता है। CFC के प्रयोग की संस्तुति मुख्यतः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान HFCs यानी हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर प्रयोग करने हेतु किया गया था। प्रमुख रूप से जब हाइड्रोकार्बन्स का विकास हुआ तो मानवों के लिए एक नई दुनिया में उसका प्रवेश हुआ। हाइड्रोकार्बन के विकास ने मानव को बहुत गति दे दी, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों ने, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों ने यंत्रों को चलने की गति प्रदान करी। यंत्र हमारे जीवन को सुविधा युक्त बनाने लगे। जहाँ कभी इक्का गाड़ी से महीनों में हम कहीं पर पहुँच पाते थे, घोड़ा गाड़ी, तमाम संसाधन हमें वर्ष लगाते थे किसी स्थान पर पहुंचने के लिए, वहाँ आज घंटों भर में, यानी अगर हम दिल्ली जाने की कल्पना आज से 100 साल पहले करें तो घोड़े, रथ इत्यादि कैरेट्स के माध्यम से हम, कैरेजेस के माध्यम से जाएंगे, और अगर उस माध्यम से हम पहुँचेंगे तो महीनों लग जाएगा। 700-800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर सफ़र करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। ऐसी गति आज हो गई कि दिल्ली हम 1 से 1.5 घंटे के अंदर हवाई जहाज पे बैठते हैं, पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम अमेरिका जाना चाहें, ब्रिटेन जाना चाहें, तो उस समय समुद्री रास्ते से शिप पे चढ़ के या नाव के सहारे वेरी क्वाइट डिफ़िकल्ट, और ज़मीनी रास्ते से तो पहाड़, पर्वत सबको पार करते हुए तो शायद पूरी एक युग लग जाए एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए। हुआ ही करता था। ऐसे में हाइड्रोकार्बन्स के विकास ने पेट्रोल, डीजल ईंधन ने ट्रेन, वाहनों और हवाई जहाज के माध्यम से हमें कुछ घंटों में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचा दिया। इसी प्रकार मनुष्य ने इन्हीं के सहारे चंद्रमा का सफर तय कर डाला, और आज हम ब्रह्मांड के बहुत से ग्रहों पर पहुंचने की जो शक्ति विकसित कर रहे हैं वो इन्हीं की वजह से हो पाया। अब पेट्रोलियम पदार्थ हमें एक सीमा या एक गति तक ही दूर ले जा सकती थी, तो मानव ने और भी गति और भी ऊर्जा विकसित करने वाले नए प्रकार के कंपाउंड गैसेस का विकास किया, जिसके अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आता है। हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एमिशंस बहुत करते हैं भी, जिससे एटमॉस्फेयर को बड़ा दूषण हो रहा था, यानी एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन फैल रहा था। अतः मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने फिर CFC का प्रयोग कॉमन कर दिया और ये कहा कि HFCs का प्रयोग कम करके, HCs का प्रयोग कम करके CFC का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। प्रारंभ में इसका डेवलपमेंट किया रॉकेटों को प्रोपेलेंट्स के रूप में, यानी रॉकेट ये प्रणोदकों के रूप में, क्योंकि रॉकेट में ईंधन को भरकर सैटेलाइट को दूर तक फेंकना है। तो अगर 72,000 किलोमीटर किसी रॉकेट को सफ़र करना है, यानी लगभग चंद्रमा की दूरी 36,000 किलोमीटर और 36,000 वापस आना, तो
इतनी दूरी सफ़र करने के लिए कितनी बड़ी मात्रा में हमें उसके अंतर्गत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को भरना पड़ेगा, तो रॉकेट बहुत भारी हो जाएगा और इतना ईंधन होने की वजह से इतनी दूरी सफ़र नहीं कर पाएगा। अतः CFCs का विकास उस समय एक मैजिकल कंपाउंड के रूप में हुआ और इसने वाहनों की एवरेज को बहुत मेंटेन किया और थोड़े से मात्रा में ये काफ़ी दूर तक गति या स्थान पहुंचा देती है। अतः CFC मानव के विकास के लिए काफ़ी हद तक साबित हुई, काफ़ी हद तक पॉजिटिव साबित हुई। हाइड्रोजन से जितना हाइड्रोकार्बन से जितना कार्बन फैलता था, उस दृष्टिकोण से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के युक्त कंपाउंड में कार्बन बहुत कम एमिशन होता है। CFC के विकास ने मानव को गति दी। अब इसमें जो कंपाउंड की संरचना थी वो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन को मजबूत बंध थे, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन को काफ़ी प्रेशर के साथ जोड़ा गया। अब इतने प्रेशर के साथ इनको अगर बाउंड कर दिया जाए तो जब ये रिलीज होंगे तो इनके अंदर जितना प्रेशर लगा कर इसे बाउंड किया गया है वो धीरे धीरे एनर्जी के फॉर्मेट में बाहर आएगा। और इस दृष्टिकोण से हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन की दृष्टिकोण से ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी साबित हो पाया और CFC के प्रयोग के लिए खुली छूट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में दे दी गई। लेकिन यहां पर वैज्ञानिकों ने इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा और आगे चलकर इसने बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट किया, जिसका परिणाम था ग्लोबल वार्मिंग। फिर वैज्ञानिकों ने एहसास किया कि फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी शुड हैव टू स्टॉप द यूज ऑफ CFC। हमें CFC के प्रयोग को रोकना चाहिए। CFC सबसे बड़ा घटक साबित होने लगा प्रमुख घटकों में, जिसने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में फैल कर यानी पूरे एटमॉस्फेयर को घेरना शुरू कर दिया और ओजोन मंडल को क्षत पहुंचाना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर को इसने विखंडित करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड लेवल का है और ओजोन पहले से ही अनसैचुरेटेड, तो ओजोन के साथ CFC रिएक्ट करके उससे पूर्ण रूप यानी सैचुरेट करने लगा। परिणाम स्वरूप ओजोन जो है वो घटने लगा। ओजोन के घटने की वजह से ओजोन का जो वाइटल रोल था वो क्या, पृथ्वी को परावैंगनिक किरणों से बचाना, वो घटने लगा। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर सीधे पहुंचने लगी, जिससे पृथ्वी पर तापमान बढ़ना शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े ग्लेशियर्स, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें, हिम पर्वत, बर्फ के गलने की वजह से समुद्र का स्तर बढ़ना और छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो जलमग्न होना शुरू हो गए। इसके नकारात्मक प्रभाव के रूप में पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों जो कि ऐसे ही तापमान में या बर्फीले तापमान में जीते हैं, उनकी मृत्यु हुई। शीतोष्ण क्षेत्रों में जो जीव हैं वो लगभग एक्सटिंक्ट होने लगे। इस प्रकार से CFC का प्रयोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में करने की संस्तुति की गई और आगे चल के मानव समुदाय ने फिर इस पर रोक लगाया। तो ये CFC